ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट क्लास 12 की प्रोग्रामिंग कवर करेंगे। 3 टॉपिक्स में मोस्टली प्रोग्राम आते हैं और एक्सपेक्टेड है इन्हीं पे आएंगे। एक रिकर्शन टॉपिक है, एक हमारा स्ट्रिंग्स टॉपिक है और एक ऑब्जेक्ट पासिंग टॉपिक है। इस एक्सप्लेनेशन में मेक श्योर करें कि पहले आपको बेसिक आते हो, आपने ये टॉपिक पढ़ रखे हो, क्योंकि यहाँ पे क्विक रिवीजन की तरह इनको कराया जाएगा। दूसरी चीज, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले प्लेलिस्ट पे सारे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट विजिट करें और उसको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम क्विक लेके चलेंगे चीजों को। इसके अलावा प्लेलिस्ट पे विजिट करें, एक सैम्पल पेपर की वीडियो मिलेगी, उसके अंदर 2 सैम्पल पेपर की लिंक है, उन पेपर को डाउनलोड करें और सॉल्व करें। वो इंपॉर्टेंट पेपर है, एकदम बोर्ड्स के पैटर्न के ऊपर है। स्टार्ट करते हैं, 3 टॉपिक कवर करेंगे, रिकर्शन, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट पासिंग। प्रोग्रामिंग की बेसिक की वीडियो भी पढ़ी है, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर तरीके के एक्सप्लेनेशन पढ़े हुए हैं, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। 3 प्रोग्राम आएंगे, 2 अटेम्प्ट करने होंगे, 20 मार्क्स हमारे वो कवर करेगा। ठीक है, रिकर्शन से स्टार्ट करते हैं। रिकर्शन का मतलब क्या होता है सबको पता है। आपको एक मेथड दे दिया जाएगा और कहेंगे बिना लूप के रिकर्सिवली कोई काम करो, मतलब लूप का काम करना, बिना लूप के करना, रिकर्शन यूज करना है। 2 चीजों से हमारा रिकर्शन बन जाता है। एक चीज होती है इट कॉल्स इटसेल्फ, मतलब वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, और दूसरी चीज होती है बेस केस। इस केस से हमारा कॉलिंग रुकेगी और कॉल इटसेल्फ से ये नाचेगा। तो दोनों जब कंबाइन होंगे तो एक तरीके से बिना लूप के लूप बन जाएगा, रिकर्शन चलने लगेगा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं मेथड का। ये एक मेथड बनाया हुआ int pro नाम का, और int x इसमें एक पैरामीटर है। हमें क्या करना है, रिकर्सिवली x के डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है। अच्छा, डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले काम होता है बेस केस डाला जाता है। सबको पता है, पहले बता चुके हैं। बेस केस क्या होता है, कहाँ पे रोकना है। अगर हम कहें x के अंदर है 493, तो हमें इसके डिजिट का प्रोडक्ट करना है। कब तक करना है, जब तक x खाली ना हो जाए, मतलब जब x 0 हो जाए तो हमारा रिकर्शन रुक जाए। इसीलिए बेस केस जो पाता है x = 0 पाता है, कि जैसे ही हमारा नंबर खाली हो जाएगा रिकर्शन रुक जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, अभी खाली छोड़ा हुआ हमने। एल्स में जाएगा, डिजिट पिक करेगा, int d = x%10, इससे लास्ट का डिजिट उड़ जाएगा। मान लेते 3 उड़ गया, 3 उठा, एक वेरिएबल लिया हमने, उसको 1 दिया हुआ है। हमेशा जो वेरिएबल लेना है फंक्शन के ऊपर लेना है, कभी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल नहीं लिया जाएगा। रिकर्सिव फंक्शन में वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं लेने। डी में डिजिट हुआ, एफ में जाके वो मल्टीप्लाई हो गया डिजिट। उसके बाद x = एक्सक्लेमेशन से क्या हुआ, वो डिजिट कट गया, मतलब ये डिजिट रिमूव हो गया। फिर ये क्या लगा हुआ है, रिटर्न प्रो, वापस से कॉलिंग हो रखी है। प्रो इस मेथड का नाम था, इसने वापस से कॉल करा और x यहाँ से पास ऑन हुआ। x पास ऑन होने का मतलब क्या है, 493 से x बन गया 49 यहाँ से पास ऑन हुआ और वापस से ये मेथड चलने लगा, मतलब ये नाच गया। फिर से चेक हुआ क्या x 0 तो नहीं है, बेस केस कंडीशन फॉल्स निकल जाएगी। नीचे जाएगा, डेट पिक करेगा, प्रोडक्ट करेगा, रिमूव करेगा, वापस से कॉल हो जाएगा, मतलब 9 भी कट चुका होगा। f में 3 मल्टीप्लाइड था, आगे 9 भी मल्टीप्लाई हो गया होगा। वापस से कॉलिंग हुई, 4 से कॉल हुआ, फिर से एल्स में गया, डी ने अब की उठाया होगा हमारा 4, एफ में जाके 4 भी मल्टीप्लाई हो गया होगा, x = x/n से 4 भी कट गया। इसने वापस से कॉलिंग कर ली, वापस से नाच गया, और अब की जो x में है ना वो क्या है, अब की 0 है, क्योंकि सारे नंबर कट चुके हैं। और 0 है तो ये बेस केस चल पड़ा। बेस केस चल पड़ा तो इसका मतलब अब वापस से कॉल नहीं करेगा, क्योंकि बेस केस चल गया, एल्स में जाना ही नहीं है। यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और हमें वो रिटर्न करना है जिसमें आंसर है। आंसर किसमें है, f में, तो यहाँ रिटर्न कर देंगे f। तो ये एक रिकर्सिव मेथड था जो कि प्रोडक्ट कर रहा है डिजिट्स का। रिकर्शन वाली वीडियो देख लें, अगर नहीं समझा हुआ है, ऐसे नहीं आएगा। रिकर्शन पहले अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, ये क्विक रिवीजन का लेके चल रहे हैं, यहाँ से कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, बस ये क्विक रिवीजन है। तो ये एक मेथड था जिसमें हमने स्टैकिंग यूज नहीं करी है। हमने पहले ही बताया रिकर्शन हम लोग नॉर्मली 2 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा, जैसे ये करा, वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करी, वेरिएबल में प्रोडक्ट करा। एक रिकर्शन होता है, इधर देखते हैं उसको, उसमें हम लोग स्टैकिंग कर रहे होते हैं। स्टैकिंग मतलब कि हम वेरिएबल यूज करके नहीं करेंगे, हम उसकी मेमोरी में चीजों को सम या प्रोडक्ट कराएंगे। कैसे चलेगा, यहाँ पे वही काम करना है। फिर से एक मेथड बनाया int pro नाम का, int x में वैल्यू है जिसके डिजिट्स का हमें प्रोडक्ट करना है। बेस केस नहीं बदलेगा, बेस केस वही रहेगा जब तक हमारा नंबर खाली ना हो जाए, रिकर्शन चलता रहे। यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है, क्या करना भी देख लेंगे, खाली छोड़ा हुआ हमने। एल्स में गया, एल्स में जाने के बाद int d = x%10, डिजिट वैसे ही पिक हुआ जैसे इधर पिक हुआ था। डिजिट पिक करने के बाद अब वेरिएबल में हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते, क्या हम f = f × d लगा दें, वेरिएबल में नहीं, हम स्टैकिंग यूज करेंगे। स्टैकिंग कैसे यूज होती है, आप लिखो रिटर्न और वापस से कॉलिंग करो, और इसके यहाँ पे बीच में जो भी लगाओगे वो स्टैकिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो हमें डिजिट का सम प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस चीज की स्टैकिंग करनी है वो लगा दो, d × प्रोडक्ट करना है तो d × मतलब डिजिट इंटू होके स्टैक मेमोरी में इंटू होने लगेगा। इसके बाद ये जो मेथड हमने नाम लिखा प्रो, मतलब ये कॉलिंग हो रही है। कॉलिंग जो हो रही है, अगली कॉलिंग हमें कैसे करनी होती है, x/10 डिजिट काट के कॉलिंग करनी होती है ताकि ये अपडेट होता रहे। एल्स का ब्लॉक खोला था, यहाँ बंद कर दिया, मेथड खोला था, ये भी बंद कर दिया। होगा क्या, डायग्राम देखिए। अगर इसका हम लोग मान लेते हैं x के अंदर है 432, x क्या 0 है, कंडीशन फॉल्स निकल जाएगी। एल्स चलेगा, d क्या उठाएगा, d हमारा उठाएगा 2।
लास्ट का डेट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। डी इंटू हमारा स्टैक हो गया, मेमोरी के अंदर स्टैक हो गया, डी इंटू स्टैक हो गया। एक्स इक्वल्स टू एक्स स्लैश 10 से वापस कॉलिंग हुई, तो इसका मतलब जो एक्स गया होगा उसमें 2 हिट चुका होगा, 43 से कॉलिंग हुई है। इफ एक्स डबल इक्वल 0 फिर से चेक हुआ, फॉल्स हो जाएगा, नीचे जाएगा एल्स में डी इक्वल्स टू एक्स परसेंटेज 10, इस बार जो डी उठेगा वो कौन होगा, वो 3 होगा। फिर से डी इंटू करके इन्होंने वापस से कॉलिंग करी हुई, इसका मतलब 3 इंटू वापस से मेमोरी में स्टैक हो गया, एक्स स्लैश 10 से वापस से कॉलिंग हुई, मतलब 3 भी कर गया। फिर नाच गया ऊपर क्योंकि कॉलिंग हो रखी है, फिर से एक्स डबल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स निकल जाएगी, फॉल्स निकले एल्स में गया, डी ने फिर से डिजिट पिक करा, कौन सा पिक करा होगा इस बार 4 करा होगा। डी इंटू वापस से स्टैक हो गया मेमोरी में, मतलब 4 इंटू स्टैक हो गया, और प्रो एक्स स्लैश 10 से कॉल हो गया, मतलब 4 भी कर गया। अब की एक्स में क्या है, एक्स में 0 है, बेस केस चल पड़ेगा, एक्स डबल इक्वल 0, बेस केस चल गया, एल्स में जाएगा नहीं, कॉलिंग होगी नहीं, खत्म हो गया हमारा। यहाँ क्या रिटर्न करना है, जब भी प्रोडक्ट हो रहा होता है 1 रिटर्न कर देते हैं, सम हो रहा होता है तो 0, 1 रिटर्न करा तो मतलब ये 1 अकेला नहीं होगा, ये पूरी मेमोरी खाली करके होगा, तो मतलब यहाँ से लेकर पूरा मल्टीप्लाई होगा, 1 वर्ड में आंसर रिटर्न होगा। 1 4 4, 4 3 12, 12 2 24 रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए, तो प्रोडक्ट करा इसने, स्टैकिंग यूज करके प्रोडक्ट करा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम ही है जो अभी करा था, तो थोड़ा सा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, डिजाइन अ क्लास num dude to check if a given number is deadly number or not. Deadly number is a positive integer that is perfect cube such that the sum of its digit is equal to the cube root of the number. क्या कहा है इन्होंने, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सामने तो 2 से 3 बार उसको पढ़ के समझ जरूर लेना, क्योंकि दिक्कत होती है समझ में नहीं आता है और फिर उसका आंसर भी गलत हो जाता है। अगर नहीं समझ में आता तो एग्जाम्पल देख लो, उसे समझ में आ जाएगा। क्या करा इन्होंने, 5832 नंबर था, उसका इन्होंने क्या करा, 5 + 8 + 3 + 2, पहले सम ऑफ डिजिट करा, ठीक है, सम ऑफ डिजिट करने के बाद उसका क्यूब कर लिया, क्यूब करने के बाद अगर वो ओरिजिनल से मैच करे तो ये एक डेडली नंबर है, क्योंकि डिजिट का सम 18 आया है, 18 का क्यूब निकाला तो 5832, तो ये एक डेडली नंबर है, ये चेक करने को इन्होंने कहा है। बेसिक काम हम नहीं कर रहे हैं, क्लास, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, इनपुट, यहां तक हम नहीं कर रहे हैं, हम सीधे यहां से काम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने, कह रहे int सम डिजिट x, ये एक मेथड बोला इन्होंने, कह रहे रिटर्न द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर x यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। अभी हमें डडनी पे दिमाग नहीं लगाना है, अभी इस मेथड ने जो करने का है वो कर दो। कह रहे रिटर्न करो सम ऑफ डिजिट x यूजिंग अ रिकर्सिव टेक्निक, सिंपल है, अभी प्रोडक्ट सीखा था वैसे ही होगा, तो हमने पहले बना रखा है। int सम डिजिट int x हमने बनाया, चेक हुआ क्या, एक 0 है, रिटर्न 0, क्योंकि सम होना है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 करेंगे, बता दिया था अभी हमने। इसके एल्स में गया, डिजिट पिक हुआ, स्टैकिंग करके हमने सम करा, d प्लस है ना, अभी पीछे d इंटू लगाया था बस, वापस से मेथड को कॉल करा और x स्लैश 10 से कॉल करा, मतलब अपडेट होके वापस ये नाचने लगेगा। तब तक नाचेगा जब तक बेस केस ना चल जाए, जैसे ही बेस केस चलेगा 0 रिटर्न हो जाएगा, 0 अकेला नहीं रिटर्न होगा, सारे डिजिट्स का सम रिटर्न होगा एक तरीके से। मतलब इस मेथड ने अपना पर्टिकुलर टास्क जो इसको दिया गया था वो कर दिया, और मेथड में ऐसे ही होता है, जो वो टास्क होता है वो करते हैं। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहे हैं void is dude, check whether the given number is a deadly number by invoking the function sum digit and display the result with an appropriate message। क्वेश्चन को यहाँ पे भी समझना बहुत जरूरी है, इस मेथड में मोस्टली गलती हो जाती है। कह रहे हैं check whether the given number is deadly number or not, कह रहे हैं इस मेथड में चेक करो नंबर डेडली है कि नहीं, और चेक कैसे होगा, आपको इन्वोक करना है, इन्वोक मतलब कॉल, यहाँ पे लिखा है इन्होंने इन्वोकिंग द फंक्शन सम डिजिट, इस मेथड को कॉल करो और चेक करो नंबर डेडली नंबर है या नहीं है, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज, उसके बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करो। ठीक है, हमने बनाया void is dude, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना, से हमने यहाँ पे ले लिया int p इक्वल्स टू, इस मेथड को कॉल कर लेना, मेथड का नाम है डिजिट्स। कॉल करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू मांग रहा है, ये मेथड क्या वैल्यू मांग रहा है, जो हमें नंबर के डेट का सम कराना वो भेज दो यहाँ से, किसका कराना है, नम का, यहाँ से भेज दिया हमने नम। ये जो नम गया, इस मेथड ने इसके डेट का सम करके रिटर्न कर दिया, है ना, रिटर्न लगा हुआ है, रिटर्न करा, वो p ने कैच कर लिया, p में सम ऑफ डिजिट है। अब हम चेक करा लेते हैं डेडली कैसे चेक होगा, इफ लगाओ, क्या कहा था, डेडली नंबर क्या होते हैं, सम ऑफ डिजिट का क्यूब इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, तो क्यूब है, क्यूब रूट नहीं है, क्यूब कैसे होगा, p इंटू p इंटू p, 3 बार, डबल इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर किसमें है, नम में, p इंटू p इंटू p, मतलब सम ऑफ डिजिट्स का क्यूब डबल इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, सिस्टम पेटर्न नंबर इज डेडली, एल सिस्टम पेटर्न नॉट अ डेडली नंबर। दोनों मेथड कंप्लीट होगा, इसके बाद पब्लिक स्टैटिक देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। साफ साफ क्वेश्चन ने कहा था सारे मेथड डिफाइन करने के बाद पब्लिक स्टैटिक बनाओ, मेन फंक्शन बनाओ। मेन फंक्शन में पहले बना रखा है, सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, और कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट था तो यहाँ पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इनपुट को कॉल करोगे, ob.input कॉल करा, इसके बाद ध्यान रखना सम ऑफ डिजिट्स को कॉल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो ड्यूड इस ड्यूड वाला मेथड है, ये ऑटोमेटिकली हमारे इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, हमें क्या करना है, मेन से बस इसी को कॉल कर लो, ob.isDude, काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, हमारा मेन इसको कॉल करेगा, isDude हमारा इस वाले मेथड को कॉल कर लेगा,
तो अगर वहां कॉल करते हैं तो 2 बार कॉलिंग हो जाएगी। एक बार यहाँ पे बस कॉल करने को इन्होंने कहा था, जैसे क्वेश्चन ने कहा था वैसे ही करेंगे और पूरी चेकिंग हो जाएगी। कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन लगा डिजाइन अ क्लास प्रोनिक टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज अ प्रोनिक नंबर और नॉट। नंबर इज सेड टू बी प्रोनिक इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू द नंबर। क्या बोला इन्होंने, कह रहे प्रोनिक नंबर चेक करो। प्रोनिक नंबर क्या होता है? एग्जांपल है 2। 2 एक प्रोनिक नंबर है। कैसे प्रोनिक नंबर है? दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में आता है। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब एक के बाद एक आने वाले। एग्जाम्पल 1 और उसके बाद आता है 2, और अगर इनका हम प्रोडक्ट करें 1 into 2 तो क्या आ रहा है 2। तो 2 एक प्रोनिक नंबर है। अगर हम चेक करें 3 क्या प्रोनिक नंबर है? 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 तो 2 आता है और 2 3 6 आता है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव के प्रोडक्ट में 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोनिक नहीं है। क्या 4 प्रोनिक है? 4 भी नहीं है। 5 है? 5 भी नहीं है, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव के प्रोडक्ट में नहीं आ रहा। 6 है? हाँ 6 है। कैसे पता 6 है? 2 3 6, दो कॉन्जिक्यूटिव के प्रोडक्ट में आ गया। ऐसे ही यहाँ एग्जांपल दिए 0 2 6 और 12, ये सब क्या है? प्रोनिक नंबर। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ये नहीं कहा है कि प्रोनिक नंबर की सीरीज जनरेट करो। क्वेश्चन ने सिंपल सा कहा है चेक करो कि प्रोनिक है कि नहीं। एक्सेप्ट नम तक क्वेश्चन सिंपल होगा, रीड कर लेना। सीधे इस फंक्शन पे आते हैं, बूलियन इज प्रोनिक INT-V। क्या कहा इसने? रिटर्न ट्रू इफ द नंबर नम इज अ प्रोनिक नंबर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। ध्यान देना, यहाँ पे कहा रिटर्न ट्रू इफ द नंबर नम इज अ प्रोनिक नंबर। यहाँ पे ये नहीं बोला V इज अ प्रोनिक नंबर, यहाँ पे बोला नम इज अ प्रोनिक नंबर। इसका मतलब ये जो पैरामीटर में इन्होंने V दिया हुआ है, इसमें ओरिजिनल नंबर नहीं मानना। क्या करना है अभी देखते हैं। नंबर इज प्रोनिक अदरवाइज रिटर्न फॉल्स यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। रिकर्शन लगा के काम करना है। अच्छा, रिकर्शन में पहली चीज सबको पता है बेस केस होती है। बेस केस का मतलब कहाँ पे रोकना है। यहाँ पे वाइल वाला डिजिट वाला काम नहीं हो रहा है कि डिजिट्स के अकॉर्डिंग हमें चलाना हो, तो डिजिट्स के अकॉर्डिंग तो लूप नहीं चलता इसमें, तो रिकर्शन भी उस तरीके का नहीं लगेगा। बेस केस क्या बनेगा इसका? अगर हम कहें हमें चेक करना है कि 12 प्रोनिक नंबर है या नहीं है, तो हम इसको कब तक ट्राई करेंगे? हम इसको तब तक ट्राई करेंगे जैसे हमने एक बार ट्राई करा 1 2 जा आया 2, फिर हमने चेक करा 2 3 जा पता लगा 6 आ रहा है, फिर हमने चेक करा 3 4 जा पता लगा 12 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये एक प्रोडक्ट नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लें हम 11 को चेक कर रहे थे, ऐसे हमने चेक करना स्टार्ट करा 1 2 जा पता लगा 2 आया, हमने फिर चेक करा 2 3 जा पता लगा 6 आया, फिर हमने चेक करा 3 4 जा पता लगा 12 आया। तो देखें तो जो हम कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार उसका 11 से भी बड़ा निकल गया, 12 आ गया। अब नहीं चेक करना है, इसका मतलब ये प्रोनिक नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट 11 से ऊपर निकल गया। ऐसे ही मान लो हम लोग 13 को चेक कर रहे होते हैं, तो हम तब तक करते या तो दो कॉन्जिक्यूटिव के प्रोडक्ट में ये आ जाए, या फिर ऐसा हो कि दो कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट 13 से ऊपर निकल जाए। अगर 13 से ऊपर निकल गया तो अब चेक करने का फायदा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। तो बेस केस मिल गया हमको। हमें क्या करना है? पहली चीज इस वी में हम क्या रखेंगे? इस वी को हम 1 से स्टार्ट करेंगे। वी में हम जो फॉर आई वाला लूप चलाते हैं एक तरीके से ना, तो आई की वैल्यू एक तरीके से हम वी में रख रहे हैं, तो हम वी को 1 से स्टार्ट करेंगे। तो बेस केस क्या बनेगा? इफ वी इंटू वी प्लस 1, मतलब अगर वी 1 है ना, तो अगली बार यहाँ पे क्या होगा? v1 होगा, मतलब 2 होगा। तो 1 इंटू 2 क्या नम से, जिससे हम जिसको हम प्रोनिक चेक कर रहे हैं उससे बड़ा हो गया। मान लेते हैं हम 11 को चेक कर रहे हैं, तो 1 इंटू 2 अगर 11 से बड़ा हो गया, इसका मतलब बेस केस चला दो, अब नहीं मिलेगा, जो अभी हमने यहाँ पे बात करी थी। तो v में अगर 1 है तो 1 इंटू 2, अगर v में 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 3 होगा, अगर यहाँ 3 है तो 3 इंटू 4 होगा। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट अगर नंबर से ऊपर निकल गया, बेस केस चला दो, पॉसिबल नहीं है कि अब ये प्रोनिक हो। ये बेस केस है हमारा इस क्वेश्चन का। बेस केस के बाद नीचे आते हैं, हम दूसरी चीज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एल्स इफ v इंटू वी प्लस 1 डबल इक्वल्स टू किससे मैच कर गया? नम से। इसका मतलब अब क्या हो गया है? अब नंबर प्रोनिक हो गया है। यहाँ से रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करने को इन्होंने बोला है? बूलियन लगा हुआ है, रिटर्न कर देना ट्रू, ब्रैकेट बंद। इसके बाद लास्ट लगा देना एल्स। एल्स लगाया, इसका मतलब ना बेस केस चला है ना, बेस केस चला होता तो खत्म ही होना था, ना मिला है तो हमें आगे शिफ्ट कर देना बस। वी को क्या करना? वापस से कॉलिंग करना। डन का नाम है इस प्रोनिक, और यहाँ पे हमने भेज दिया क्या? v प्लस 1। एल्स खोला था बंद, मेथड खोला था बंद। ड्राई रन देखते हैं और बेस केस डालते हैं कि क्या डालेंगे। यहाँ पे 6 पे ड्राई रन देखते हैं। v में हम जो सेंड करेंगे ना 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने चेक करा क्या 1 इंटू 2 ग्रेटर देन नम है, कंडीशन फॉल्स चली जाएगी। यहाँ पे आएगा क्या 1 इंटू 2 डबल इक्वल्स टू नम है, ये भी कंडीशन फॉल्स चली जाएगी क्योंकि 1 इंटू 2 कितना आ रहा होगा? 2। एल्स में जाएगा, वापस से कॉलिंग होगी v प्लस 1 से, मतलब v की वैल्यू शिफ्ट होकर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर चेक होगा क्या 2 इंटू 3 ग्रेटर देन नम है, कंडीशन फॉल्स निकल जाएगी। चेक होगा क्या v मतलब 2 इंटू 3 डबल इक्वल्स टू नम है, कंडीशन ट्रू निकल जाएगी। 2 3 6 आ रखा है, रिटर्न क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू रिटर्न हो गया, मतलब हमारा ये प्रोनिक नंबर है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हम 5 को चेक कर रहे थे, फ्रेश वापस से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 5 को चेक कर रहे थे, v वापस से 1 से रीसेट है, 1 इंटू 2 क्या नम से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स चली जाएगी, फॉल्स गई नीचे आएगा, क्या v इंटू वी प्लस 1 डबल इक्वल टू नम है, 1 इंटू 2 2 आया होगा, क्या 2 नम के बराबर है, कंडीशन फॉल्स चली जाएगी, नीचे जाएगा एल्स v प्लस 1 से कॉल हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू शिफ्ट होके हो गई 2, फिर चेक हुआ क्या 2 इंटू 3 ग्रेटर देन नम है, कंडीशन ट्रू निकल गई क्योंकि 2 इंटू 3 6 हो गया है और नम में तो 5 है, और ये कंडीशन ट्रू हुई तो फॉल्स रिटर्न हो गया, क्यों फॉल्स रिटर्न हो गया, क्योंकि ये प्रोनिक नहीं है, काम कर रहा है हमारा। एक छोटी सी चीज इग्नोर हो गई कि इन्होंने जीरो को भी कंसिडर करने को बोला था कि जीरो भी हमारा एक प्रोनिक नंबर ही है, तो फिर v को हम 1 ना भेज के अगर हम जीरो से चलाएं, मतलब इसको कॉल करेंगे ना इसमें जीरो भेजें तो जीरो भी कंसिडर हो जाएगा। खैर मेथड हमारा काम कर रहा है। इसके बाद देखते हैं वॉइड चेक, कह रहे चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ प्रोनिक बाय इन्वोकिंग द फंक्शन इज प्रोनिक एंड डिस्प्ले रिजल्ट विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। कह रहे वॉइड चेक में कॉल करो और चेक करो प्रोनिक है या नहीं और डिस्प्ले करो। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बूलियन मेथड है, बूलियन मेथड इफ में डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं, मतलब यहां पर सीधे लगा देना इफ इज प्रोनिक और यहां पे भेज देना क्या जीरो, अभी बताया जीरो को भी इंक्लूड करना है एज अ प्रोनिक, तो इज प्रोनिक जीरो, यहां वी में जीरो कैच होगा, पूरी वर्किंग होगी, अगर ये ट्रू लाया तो एसओपीएल यस प्रिंट हो जाएगा, अगर ये मेथड फॉल्स भेजेगा तो एल्स में जाके ये नो प्रिंट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना, इस प्रोनिक को कॉल मत करना, एक्सेप्ट के बाद सीधे चेक को कॉल कर देना, काम खत्म हो गया, जैसे पीछे भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है स्पेशल नंबर इज अ नंबर इन विच द सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू द नंबर। क्या कहा इन्होंने, जैसे 145 है, हर डिजिट का फैक्टोरियल निकाल के सम करो, ओरिजिनल से मैच करिए तो एक प्रोडक्ट नंबर है, 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, डबल इक्वल्स टू 145 आ गया, ये एक स्पेशल नंबर है। डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने, 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, 2020 के स्पेसिमेन में था ये। INT फैक्टोरियल क्या बोला, रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। इस मेथड में बस फैक्टोरियल चेक करना है, तो हम बस फैक्टोरियल का दिमाग लगाएंगे अभी इसमें, बाकी यहाँ कुछ नहीं करेंगे। खैर INT फैक्टोरियल 90x बनाया हमने, बेस केस यही रहता है फैक्टोरियल का, जब x 0 हो जाए तो रुक जाए। हमें करना क्या है, अगर x में 6 है तो हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक करना है, 6 तक। इधर से चाहो स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना, या उल्टा 6 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही आने वाली है, तो हम उल्टा ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और रोकेंगे कब, जब x 0 हो जाए। तो बेस केस यही है, इफ x इक्वल 0। एल्स में जाएगा, हम इसको कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, रिटर्न x इंटू और कॉलिंग लगा दो फैक्टोरियल, और यहाँ भेज देना क्या, x माइनस 1। क्या मतलब है इसका, पहली बार में अगर x में 6 है ना तो 6 इंटू स्टैक हो जाएगा, अगली कॉलिंग जो होगी वो 5 से हो जाएगी, उसके बाद 5 इंटू स्टैक हो जाएगा, अगली कॉलिंग 4 से हो जाएगी, 4 इंटू स्टैक होगा, 3 इंटू स्टैक होगा, 2 इंटू स्टैक होगा, 1 इंटू स्टैक होगा, और एंड में जब x 0 होगा तो बेस केस चलेगा, क्योंकि x यहाँ से माइनस होता ही चला जा रहा है, और बेस केस चलेगा तो प्रोडक्ट हो रहा है, हमें यहाँ क्या रिटर्न करना है, 1। ठीक है, फैक्टोरियल वाला पहले ही मेथड बता चुके हैं हम, और इसमें यही था, सिंपल होता है, कुछ नहीं होता, यहाँ से वैल्यू अपडेट हो रही है, x इंटू स्टैक हो रहा है, जैसे 0 होगा 1 रिटर्न हो जाएगा। तो हम इसको डीप में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, कह रहा है बूलियन इज स्पेशल, क्या करना, कह रहा है चेक फॉर द स्पेशल नंबर by invoking the function factorial and return true if special otherwise return false। इस मेथड ने तो सिर्फ फैक्टोरियल चेक करा यहाँ से यहाँ तक, बूलियन इज स्पेशल में भी कह रहे हैं ये, अब चेक करो नंबर स्पेशल है कि नहीं, और ट्रू रिटर्न करो अगर है, फॉल्स रिटर्न करो अगर नहीं है। बूलियन इज स्पेशल बनाया, एक कॉपी बनाई हमने, क्यों कॉपी बनाई, क्योंकि अभी हमें आगे चेकिंग करनी होगी, सम करना था तो वेरिएबल लेके हमने 0 भी दे दिया, क्योंकि हमें फैक्टोरियल्स निकाल निकाल के सम करना है डिजिट का। इसके बाद इसमें वाइल लूप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिकर्सिव टेक्निक नहीं बोला, तो यहाँ में अलाउड है लूप लगाना, हमने डिजिट वाला लूप लगाया क्योंकि सारे डिजिट उठाने हैं, INT d इक्वल्स टू t परसेंटेज से 10 से डिजिट उठेगा, डिजिट जो उठा इसका हमें सम करना है, बट फैक्टोरियल निकाल के करना है, और फैक्टोरियल का मेथड बनाया हुआ है, तो हम फैक्टोरियल वाले मेथड को कॉल कर लें, s इक्वल्स टू s प्लस फैक्टोरियल मेथड को कॉल करा, और यहाँ क्या भेजेंगे, डिजिट भेजेंगे, d भेज दिया, डिजिट जो एक्सट्रैक्ट होगा वो यहाँ जाएगा, उसका फैक्टोरियल निकलेगा, वापस आएगा, सम हो जाएगा, t इक्वल्स टू t/10 से क्या होगा, डेट रिमूव हो जाएगा, फिर लूप नाचेगा, अगला डेट उठेगा, उसका फैक्टोरियल निकलेगा, सम हो जाएगा, फिर डेट रिमूव हो जाएगा, वापस से कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर डिजिट उठता जा रहा है, उसका फैक्टोरियल निकल रहा है और सम होता जा रहा है। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें चेक करना, हमें इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला है इन्होंने साफ साफ स्पेशल चेक करो और रिटर्न करो ट्रू या फॉल्स। तो इफ लगाया, और इफ में क्या चेक करोगे, सम डबल इक्वल्स टू किससे मैच कर है, ओरिजिनल नंबर से, और टी पे हमने कॉपी बना के टी पे काम कर दिया है, तो ओरिजिनल नंबर किस में बचा हुआ है, एन में बचा हुआ है। इफ एस डबल इक्वल्स टू एन रिटर्न ट्रू, एल्स में जाएंगे रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स। ये हमारा मेथड का ब्लॉक बन हो गया जो यहाँ से चला था। फिर देखो इन्होंने एक और मेथड बनवाया, वॉइड डिस्प्ले, कह रहे हैं डिस्प्ले द रिजल्ट विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। इसके अंदर मेन काम करना है कि वॉइड डिस्प्ले में हमें मैसेज के साथ डिस्प्ले करना है चीजें। ये सारा काम करने के बाद वॉइड डिस्प्ले बनाया। वॉइड डिस्प्ले में क्या करना,
क्योंकि ये बुलियन मेथड है, इज स्पेशल सीधे यहाँ कॉल कर देना। इज स्पेशल कॉल होगा, ट्रू लाएगा तो मैसेज चला जाएगा यस इट इज अ स्पेशल नंबर, एल्स में जाएगा नॉट अ स्पेशल नंबर अगर ये मेथड फॉल्स लाएगा। तो देखो तो यहाँ पे इन्होंने 3 मेथड बनवा दिए, एक मेथड दूसरे को कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है। इसके बाद अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाओगे तो सिर्फ इसको ही कॉल करोगे, ना स्पेशल को करोगे ना फैक्टोरियल करोगे। जब पब्लिक स्टैटिक से ये कॉल होगा, ये स्पेशल को कॉल करेगा, स्पेशल यहाँ से फैक्टोरियल को कॉल कर करके सम कराएगा, सम कराने के बाद चेक करेगा ट्रू या फॉल्स लाएगा, ट्रू या फॉल्स इसमें चेक हो जाएगा, अगर ट्रू आया तो यस वरना नॉट। तो मेथड्स के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के स्पेसिफिक बता। कह रहे इवन नंबर इज अ नंबर व्हिच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ वंस इन इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। कह रहे बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10 आया 1010 व्हिच कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस। अगर हम इसके नंबर ऑफ वंस गिने तो 2 है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ वंस गिने कितने 2, तो 2 एक इवन नंबर है, तो ये एक इवन नंबर हुआ, 10 10 इज एन इवन नंबर। ऐसे ही अगर आता 111 तो 111 हमारा ऑड नंबर ऑफ वंस कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब इवन नंबर नहीं है। खैर क्लास बोला था बनाओ, हमने क्लास बना दी, इंपोर्ट लगा दिया। 2 वेरिएबल कहते हैं, एक नम कहा था टू स्टोर द पॉजिटिव इंटीजर, एक बाइन कहा था टू स्टोर द बाइनरी इक्विवेलेंट। तो हमने जो नम है ना वो तो हमने सीधे सीधे इंटीजर में ले लिया, और बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए हमने स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग बाइन। फिर इन्होंने कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको 0 इसको 2 कोट्स दे दी। फिर इन्होंने वॉइड एक्सेप्ट नम कहा था तो इनपुट लेना है, इसमें तो हमें डेसिमल नंबर इनपुट लेना है, तो वॉइड एक्सेप्ट नम, यहाँ पे स्पेस नहीं है। स्कैनर लगाया, मैसेज दिया, नम में स्टोर कर लिया, नंबर आ गया हमें जिसपे हमें वर्किंग करनी है। बताते हैं वॉइड res bind int x to convert the decimal number into its binary equivalent using recursive technique। कह रहे इस void rec bind में int x को डेसिमल से बाइनरी में ले लो। देखे तो इन्होंने रिकर्सिव मेथड तो दिया और void टाइप का दिया है। जब void टाइप का मेथड होता है ना तो इसमें 2 if else लगाने की जरूरत नहीं होती एज अ बेस केस में, इसमें सीधे if लगा दिया जाता है। मतलब while में जो हम लोग लूप लगाते हैं उसको सीधे if में डाल देना, if n not equals to 0। जब भी void टाइप का हो तो इसका एक ही कंडीशन से काम हो सकता है। अभी हम इंप्लीमेंट करते हैं फिर बता देंगे कैसे हुआ। नॉर्मल डेसिमल बाइनरी में कैसे आता है, एग्जांपल ले 10, तो हम कैसे करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करा, 2 5 10, जो रिमाइंडर बचा उसको कैच करते गए, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 2 4, इसमें रिमाइंडर बचा 1 तो साइड में 1 फिर कैच कर लिया, 2 1 2, फिर रिमाइंडर बचा 0 यहाँ कैच कर लिया। फिर 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 1 नहीं आता तो 0 टाइम्स ले जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 1। उसके बाद रीडिंग जो लेनी है वो डाउन टू अप लेनी है, अप टू डाउन नहीं लेनी है। तो 1 0 1 0 हमारा इसका क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 10 पे तब तक काम करना जब तक 0 ना हो जाए, ठीक है। तो हमने लगाया इफ x नॉट इक्वल्स टू 0, सीधे इफ डाल देना, जो while में लगाते हो सीधे इफ डालना क्योंकि void है। इफ x नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक हमारा x खाली ना हो जाए, मतलब 0 ना हो जाए, तब तक ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर उठा लो। अच्छा रिमाइंडर कैसे उठेगा, int f इक्वल्स टू x परसेंटेज 2, परसेंटेज का साइन लगाते हैं तो रिमाइंडर उठ के आ जाता है। और किससे रिमाइंडर उठाना है, 10 को 2 से करना है, 10 से नहीं करना है, डिजिट वाला काम नहीं कर रहा है। x परसेंटेज 2 करने के बाद f में हमारे पास रिमाइंडर आ गया होगा, इस रिमाइंडर को हम बाइन वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो हमने एज अ स्ट्रिंग लिया है। अच्छा स्टोर करने का तरीका ये होता है, बाइन इक्वल्स टू बाइन प्लस f, ये तरीका होगा स्टोर करने का नॉर्मली तो, पर क्योंकि हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोरिंग करनी है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सीधे नहीं स्टोर करना, हमें उल्टा स्टोरिंग करनी है ना। अभी बताया डाउन टू अप रीडिंग लेनी थी, इसको टैकल करने के लिए बस छोटा सा काम होता है, बाइन इक्वल्स टू बाइन प्लस f ना लगा के बाइन इक्वल्स टू f प्लस बाइन लगा देना। मतलब जो स्टोरिंग होगी ना वो रिवर्स ऑर्डर में होगी, 0 1 0 नहीं होगी, 1 0 1 0 होगी। ये हमारा टैकल करते हैं काम। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे तो कहें इंटीजर है, ये बाइनरी स्ट्रिंग में है ना, तो f हमारा इंटीजर है, पर वो जब प्लस होगा बाइन से, क्योंकि बाइन एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो ये f स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो f जो स्टोर होगा वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा, मतलब f प्लस मैथमेटिकली नहीं ऐड होगा, वो बगल में ऐड ऑन हो जाएगा जैसे स्ट्रिंग प्लस होती है वैसे। इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल्स टू x/2 हो रही है, अगली काम 5 पे हो, है ना, क्वोशिएंट पे हो। मतलब अगर 10 था तो हमने इसको 2 से करा, 2 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर बचा था 0, तो ये रिमाइंडर तो हमने उठा के रख लिया है ना बाइन में, और अगला काम किस पे करना है, 5 पे करना है, तो इसीलिए x इक्वल्स टू x/2। इसके बाद नॉर्मली इफ बंद करना चाहिए, बंद ना करना, कॉलिंग कर लेना, क्योंकि रिकर्सिव मेथड था ये, और रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि int नहीं था इसमें, बस सीधे कॉल करना res/bind और यहाँ भेज देना वापस से x, ठीक है। इफ का ब्लॉक खुला था बंद, मेथड का ब्लॉक खुला था बंद।
कंप्लीट हो गया हमारा काम। इसमें कोई भी अलग से बेस केस इफ देके एल्स लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वॉइड था, याद रखना। रिटर्न टाइप वाले हो तो जैसे बेस केस वाला नॉर्मल सीखा है वैसे ही लगाना। इसमें बेस केस की रिक्वायरमेंट एक तरीके से नहीं थी कहने को, ठीक है। तो ये जब तक इफ ट्रू रहेगा तब तक ये वापस से कॉल करता रहेगा। जैसे ये इफ ट्रू नहीं होगा रिकर्सिव फंक्शन रुक जाएगा, रिटर्न कुछ करना नहीं है। इसका वॉइड चेक बना लो। वॉइड चेक इसका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक हमने नंबर को सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट करा है। बाइनरी में कन्वर्ट कर लेने से ये इविल नंबर नहीं चेक हो जाएगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसके नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस इवन हो तब ये इविल है। तो यहीं पे काम नहीं खत्म हुआ है। ये सब चीजें क्वेश्चन रीड करने से समझ में आएंगी, ठीक है। इस मेथड ने क्या कहा है? टू चेक whether the given number is an even number by invoking the function resbind and to display the result with an appropriate message। इस चेक के अंदर कॉल करो और चेक करो नंबर इविल है कि नहीं, और डिस्प्ले करो विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। तो पहले कॉल कर ले, सीधे बस कॉल कर देना resbind, और यहाँ पे जो भेजना है वो भेजना है नंबर। यहाँ भेजा नम। एक मेथड दूसरे मेथड को डायरेक्टली कॉल करता है, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। सीधे कॉल कर लिया resbind और यहाँ नम भेजा। जब हमने इसको कॉल करा ये मेथड कॉल होगा, बाइंड के अंदर बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना? अब हमें इसके नंबर ऑफ वंस गिनने हैं। लूप चलाना int i equals to 0, i less than bind dot length, क्योंकि bind हमारा एज अ स्ट्रिंग है तो हम नॉर्मल सा एक फ्री फ्लो वाला लूप चलाएंगे। कैरेक्टर उठाएंगे, char c equals to bind dot char at i, सारे इसके कैरेक्टर उठते जाएंगे और उसको चेक करेंगे। इफ c डबल इक्वल्स टू 1, जितने भी कैरेक्टर 1 से मैच हो जाए हमें काउंटिंग कर लेनी है। एक हमने ले लिया k, उसको दिया 0, यहाँ कर लिया k प्लस प्लस, लूप खोला था बंद। तो ये क्या करा हमने? ये हमने वो करा जो हमें करना था। हमें बाइनरी इक्विवेलेंट के नंबर ऑफ वंस काउंट करने थे। यहाँ हमने नंबर ऑफ वंस काउंट करे, k में नंबर ऑफ वंस आ गए होंगे। अब चेक करो, इफ k परसेंटेज टू डबल इक्वल्स टू 0 है, प्रिंट कर दो systemout.println नंबर इज इविल, एल्स systemout.println इविल। मेथड का ब्लॉक बंद हो गया। पब्लिक स्टैटिक बनाना, रेस्ट बाइंड को कॉल मत करना, चेक को कॉल कर लेना इनपुट के बाद, एक्सेप्ट वाले मेथड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा मेथड रखा है हमने, आप पूरा फुल क्वेश्चन नहीं रखा है। कह रहे एरे तुम्हारी ARR है, साइज उसका n है, एरे सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, अज्यूम कर लो। उसके बाद देखो इन्होंने एक मेथड दिया हुआ है। क्या मेथड है? int bind search, int ये l है, ये 1 जो लिखा मिल जाता है ISC के काफी पेपरों में देखा होगा, ये l है, ठीक है। int u int v, तीन उन्होंने पैरामीटर दिए हैं, अभी देखते हैं क्या है। l u और v कह रहे सर्च फॉर द वैल्यू v, कह रहे v ढूंढो यूजिंग बाइनरी सर्च एंड रिकर्सिव टेक्निक एंड रिटर्न इट्स लोकेशन इफ फाउंड, अदरवाइज रिटर्न -1। कह रहे बाइनरी सर्च लगाओ, ढूंढो कि उसके अंदर ये v प्रेजेंट है कि नहीं हमारी एरे के अंदर, और अगर प्रेजेंट है तो उसकी लोकेशन रिटर्न करो, वरना रिटर्न करो -1। तो ये v जो है वो नंबर है ढूंढना है। l और u क्या होगा? l हमारी लोअर बाउंड होगा एरे का, क्योंकि बाइनरी सर्च में एक लोअर बाउंड होता है और हाई बाउंड होता है। जैसे ये एरे है हमारी, तो इसमें एक लो इंडेक्स होता है, एक हाई इंडेक्स होता है। लो इंडेक्स इन्होंने l से डिनोट करा है और हाई इंडेक्स को अपर u से डिनोट करा हुआ है इन्होंने। फिर हम लोग मिड निकालते हैं और सर्चिंग करते हैं। बाइनरी से ऐसे ही होता है। तो l और u, l फॉर लोअर इंडेक्स, u फॉर अपर इंडेक्स। अब आते हैं जरा अपने रिकर्सिव मेथड के ऊपर। सबसे पहला काम बेस केस है ना, int लगा हुआ है, बाइंड सर्च है, मेथड हमने ऐसे करा बना दिया। बेस केस क्या होगा? हम लोग बाइनरी सर्च कब तक करते हैं? लो पॉइंट हमारा इधर होता है, अपर पॉइंट हमारा इधर होता है, तब तक फाइंड करो जब तक अपर इधर हो जाए, लो इधर हो जाए, मतलब लो बड़ा हो जाए अपर से। तो इफ लो इज ग्रेटर देन यू, ब्रैकेट खोला, ये हमारा बेस केस है। यहाँ कुछ रिटर्न करना होगा, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं खाली। दूसरी चीज क्या चेक करना? चेक करना एल्स इफ मिड निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि मिड में हम सर्च चेक करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट है क्या। मिड ले लेना, एक int m ले लेते हैं। निकलता कैसे है? l प्लस u, ब्रैकेट लगाया, डिवाइड बाय 2, मिड की वैल्यू m में आ गई होगी, ठीक है, मिड इंडेक्स आ गया होगा। चेक कर लो, इफ एरे का नाम था ARR ऑफ m डबल इक्वल्स टू v, अगर हम जिसको ढूंढ रहे मिल गया, मिड में मिल गया, बाइनरी सर्च मिड में ढूंढता है, ब्रैकेट खोला, रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करना होगा? इन्होंने कहा भैया लोकेशन ही रिटर्न कर दो, तो m रिटर्न कर दो, ब्लॉक खुला था बंद। दूसरी चीज चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं बाइनरी सर्च में? क्या v बड़ा है ARR ऑफ m से? एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो अगर मिड की वैल्यू से v हमारा बड़ा है तो असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब इधर के पोर्शन में होगा। इधर के पोर्शन में है तो आप लो को खिसका के रख दो मिड के एक आगे, क्योंकि इधर के पोर्शन में लाइक कर रहा है, पोर्शन बेकार है। एल्स इफ v इज ग्रेटर देन ARR ऑफ m, ब्लॉक खुला, कॉलिंग करी,
रिटर्न, मेथड का नाम है बाइंड सर्च। बाइंड सर्च को कॉल करा, एल की वैल्यू तो हमें चेंज करनी है, तो एल की वैल्यू चेंज करके क्या रखनी है, m+1। बाकी u को u की तरह ही भेज दो नॉर्मल, v को v को ही भेज दो, बाकी कोई चेंज नहीं करना था इसके अंदर। एलसिफ का ब्लॉक खुला था, बंद हो गया। इसके बाद फिर लगाएंगे एलसिफ, इसमें चेक करेंगे क्या v लेस देन ARR ऑफ m है। तो अगर v हमारा ARR ऑफ m से छोटा है तो क्या करेंगे, फिर से कॉलिंग कर देना वापस से, रिटर्न बाइंड सर्च। छोटा है तो इधर के पोर्शन में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगी। u को किसका आना है, कहाँ, मिड से एक पहले, तो लो के साथ तो कुछ नहीं करना ना, तो लो को वैसे ही भेज दो, कॉमा लगा के अपर की जो वैल्यू भेजनी है वो भेजना m-1, अपडेट हो जाएगी अपर की वैल्यू, v को v की तरह ही भेज देना, सेमीकोलन। एलसिफ खुला था बंद, मेथड का ब्लॉक खुला था बंद। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब तक बेस केस नहीं चलेगा चेक होगा क्या मिड में प्रेजेंट है, अगर मिड में प्रेजेंट हुआ तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, लोकेशन रिटर्न कर देगा उसी की जहां वो प्रेजेंट है, क्योंकि उसने लोकेशन ही रिटर्न करने को कहा था। वरना चेक होगा क्या v ARR ऑफ m से बड़ा है, अगर बड़ा है तो बस लोअर की वैल्यू, लोअर इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होके जाएगी, आगे खिसक जाएगी इधर वाली। और अगर v छोटा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं तो फिर अपर की वैल्यू इधर हो जाएगी, अपर की वैल्यू हमने कर दी m-1 से, बाकी ये नाश्ता रहेगा। और जब बेस केस चलेगा, अगर ये चल गया होता तो फाउंड होता, इसका मतलब मिल गया है। अगर ये चला ही नहीं और बेस केस चल गया, इसका मतलब मिला नहीं है, तभी तो पूरी एरे क्लोज हो गई। ये मिल गया होता और रिटर्न ही हो चुका होता वहीं से, तो इसका मतलब बेस केस चला तो फाउंड नहीं हुआ, नॉट फाउंड पे इन्होंने -1 कहा था, -1 एंटर कर दिया। ये कंप्लीट हुआ हमारा बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन, इंपॉर्टेंट है ये हमने रिकर्शन रिवाइज करा। इन काम क्या करना है, यहाँ पे रिवीजन वीडियो थी, हमने पहले ही बता दिया है। प्रैक्टिस जो करनी है क्वेश्चन को आपको दोनों वीडियो से करनी है, मतलब ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया ये तो रिवीजन था, जिसके टॉपिक्स क्लियर हैं उसके लिए भी यही है कि आप जो एक और रिकर्शन की वीडियो पढ़ी है उसको भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, सिर्फ क्वेश्चन उसके देख लें और खुद से सॉल्व कर लें, लेकिन उसमें जितने क्वेश्चन कराए वो करने हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है उन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें जो करा दिया वो भी देख लें, वो भी सॉल्व कर लें। एलसीएम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेर्निशियस नंबर 2025 में आया हुआ है, इससे थोड़ा आइडिया मिलेगा। इसकी एक सेपरेट वीडियो पर ये देख सकते हैं, एलसीएम जीसीडी ये जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सब उस वीडियो में प्रेजेंट है रिकर्शन वाली। डेसिमल टू हेक्सा इंपॉर्टेंट है, हैप्पी नंबर, एमिर्क नंबर, इसमें प्राइम का लॉजिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्सिवली। तो ये सारे एक बार उस वीडियो से कवर कर लेना, जिसने देखी हुई है, जिसने सॉल्व करे वो बस फास्ट फॉरवर्ड करके कवर कर ले, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। दोनों ही वीडियो से आपको काम करना है, एक से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पासिंग के ऊपर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट पासिंग की 3 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। एक वीडियो मेन वीडियो है, उसमें एक्सप्लेन करा गया है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे चीजों को डीप में, उस वीडियो में काफी इत्मीनान से सही से समझाया हुआ है, तो उस वीडियो को देख के पहले ऑब्जेक्ट पासिंग का कंसेप्ट समझ ले। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो है, उसमें भी ऑब्जेक्ट पासिंग के काफी क्वेश्चन हमने कराए हैं। एक स्ट्रिंग विद ऑब्जेक्ट पासिंग की वीडियो है, 2 बार बोर्ड्स में या स्पेसिमेन में स्ट्रिंग विद ऑब्जेक्ट पासिंग आई थी। तो ये 3 वीडियो जरूर तैयार होनी चाहिए, और इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया रिवीजन के लिए, और इसके आगे जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कैन डिजाइन अ क्लास सबमैट टू परफॉर्म सबट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस यूजिंग ऑब्जेक्ट पासिंग, स्टोर रिजल्ट इन करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। खैर कह रहे 2 एरे को सबट्रैक्ट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऑब्जेक्ट पासिंग का कंसेप्ट लिखेंगे। क्लास नेम मैट सब बोला इन्होंने, क्लास बना दी मैट सब। उसके बाद इन्होंने 3 वेरिएबल बोले, एक एरे है, एक आर है, एक सी है, रो कॉलम, ठीक है। तो एक आईएनटी आर बना लिया, एरे रो ले लिया, कॉलम ले लिया। फिर इन्होंने मेंबर मेथड में कंस्ट्रक्टर बोला, इनिशियलाइज आर इक्वल्स टू आर एंड सी इक्वल्स टू सीसी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, आईएनटी आर आईएनटी सीसी, जैसे उन्होंने बोला था। आर को आर दे दिया, सी को सीसी दे दिया, एरे डिक्लेयर कर दी। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला वॉइड इनपुट, इनपुट मैट्रिक्स एलिमेंट, 2D एरे इनपुट लेनी है। वॉइड इनपुट बनाया, स्कैनर लगाया, 2 लूप लगाए, पहला रो तक दूसरा कॉलम तक। सुपीरियर ने एंटर बोला, ARR ऑफ IJ इक्वल SC डॉट नेक्स्ट 90, एरे इनपुट करके हमने स्टोर कर ली। यहाँ पे एरे आ गई हमारी। इनपुट तक काम कंप्लीट है। नेक्स्ट मेथड कह रहा है वॉइड सबट्रैक्ट मैट सब A मैट सब B। ये मैट सब A और मैट सब B क्या है, ये क्लास के नाम से मैच कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्लास का नाम भी मैट सब था और इनका नाम भी मैट सब है, तो मतलब A और B हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक A ऑब्जेक्ट है और एक B ऑब्जेक्ट है। कह रहे सबट्रैक्ट मैट्रिक्स B फ्रॉम A एंड स्टोर द रिजल्ट इन करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कह रहे B को A से माइनस करो, जो रिजल्ट है उसको करंट कॉलिंग में स्टोर कर लो। करंट कॉलिंग क्या होता है, करंट कॉलिंग हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग डिस्क के नाम से जानते हैं। अच्छा क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, अभी बात करते हैं। क्वेश्चन तो सेंस कर गया हमारे, 2 ऑब्जेक्ट को माइनस करके तीसरे में स्टोर करना है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक एरे दी है ना, ARR नाम की, और क्वेश्चन ने हमसे कहा था 2 एरे को माइनस करो और तीसरे में स्टोर करो। मतलब चाहिए कितनी एरे थी, 3, पर दी कितनी, सिर्फ 1। इनपुट भी कितनी एरे कराई, बस 1। करनी कितनी थी, 2 इनपुट करनी थी, तीसरे में आंसर स्टोर करना था। यहीं पे ऑब्जेक्ट पासिंग का कंसेप्ट आता है। आप क्या करते हो,
भले ही एरे एक है, आप ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा बना लेते हो, है ना। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा बना के हर ऑब्जेक्ट के पास एक एक एरे हो जाएगी। अगर हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो ये जो ARR है, AR नाम की एरे है, ये एक एरे नहीं होगी, ए ऑब्जेक्ट के पास भी एक एरे होगी, बी ऑब्जेक्ट के पास भी एक एरे होगी, और इवन दिस वाले के पास भी एक पूरी पूरी एरे होगी। ठीक है, इसीलिए वेरिएबल एक ही लिया बट ऑब्जेक्ट 3 बना लिए, तो 3 ऑब्जेक्ट अगर होंगे तो 3 डिफरेंट एरे ट्रीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसके पास भी एक एरे है 2D एरे, इसके पास भी एक रो है और एक कॉलम है, तो मान लेते हैं 3 3 ही है। बी ऑब्जेक्ट के पास भी एक एरे है, दिस ऑब्जेक्ट के पास भी एक एरे है। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी मेमोरी है और सबके पास एक एक एरे है, और सभी एरे का नाम क्या है, ARR। अब आते हैं जरा इसके ऊपर, करना है हमें बी वाले को ए से माइनस करना है और दिस में करंट कॉलम में स्टोर करना है। 2D एरे पे कोई भी काम करना है, सबको सब्ट्रैक्ट करना है, लूप तो लगाने पड़ेंगे और 2 लूप से काम होगा। ठीक है, 2 लूप लगा दिए, पहला रो तक चलाया, दूसरा कॉलम तक चलाया। अब हमें क्या करना है, बी वाले ऑब्जेक्ट की एरे को ए वाले ऑब्जेक्ट की एरे से माइनस करके दिस में स्टोर करना है। तो माइनस कैसे होगा, लिखना b.arr ऑफ ij, इससे जो होगा बी ऑब्जेक्ट की एरे यूज में आएगी, माइनस करेंगे a.arr ऑफ ij, इससे क्या होगा, ए वाले ऑब्जेक्ट की एरे यूज में आएगी, और इसका आंसर जो हमें स्टोर करना है वो दिस वाले में स्टोर करना है। तो दिस डॉट ARR ऑफ ij इक्वल्स टू, तो बी ऑब्जेक्ट की एरे ए ऑब्जेक्ट की एरे से माइनस होते होते दिस वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी, मतलब ये दोनों एरे सब्ट्रैक्ट होंगी, दिस वाले में स्टोर हो जाएंगी। 2 लूप खोले थे, बंद कर देना, मेथड दी इवन जो खोला था बंद कर देना। भले ही एक एरे दी थी, एक इनपुट कराई थी, अभी सब चीजें हम लोग पब्लिक स्टैटिक में सॉल्व कर लेंगे। वॉइड सब्ट्रैक्ट वाला मेथड पूरा हो गया। नेक्स्ट मेथड इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे भी क्वेश्चन रखा है हमने, वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले द मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेथड बनाना वॉइड डिस्प्ले और मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा देना। पहला लूप R तक, दूसरा लूप C तक, SOP ARR ऑफ ij, जैसे 2D एरे प्रिंट होती है वैसे प्रिंट कर देना। J का लूप बंद करके एक SOP लाइन लगा देना, I का लूप बंद, मेथड जो डिस्प्ले का लूप ब्रैकेट खोला था वही बंद हो गया। ये हमारा डिस्प्ले वाला मेथड बन गया। अब आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे, और उसमें भी कंसेप्ट रहता है वो समझते हैं। कह रहे हैं डिफाइन द क्लास सब मैट सब, पूरा सब कुछ बना दिया हमने, एंड राइट द मेन फंक्शन टू अनेबल द टास्क। मेन फंक्शन बनाओ मतलब पब्लिक स्टैटिक बनाओ और अनेबल करो टास्क को। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जैसे ही बनाना, अब यहाँ दिमाग लगाना शुरू करना कि भैया 2 एरे को माइनस करके तीसरे में स्टोर करना है। जितने एरे चाहिए थी उतने ऑब्जेक्ट बना लेना। 3 एरे चाहिए थी, 3 ऑब्जेक्ट बनाना। एक ऑब्जेक्ट बनाया मैट सब ओबी इक्वल्स टू न्यू मैट सब, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, रो कॉलम मांग रहा है, तो हम अपनी मर्जी से 3 क्रॉस 4 की बना लेते हैं। चाहो तो रो कॉलम इनपुट लेके भेज सकते हो। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाना, OM नाम का बना लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू मैट सब, और इसको भी रो कॉलम देंगे, 3 4 ही दे देते हैं। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना, एक और बनाया मैट सब OX इक्वल्स टू न्यू मैट सब, इसको भी देते हैं 3 4। 3 ऑब्जेक्ट बन गए। इनपुट कितने लेने हैं ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट इनपुट लेने हैं, है ना। तो हमने जो इनपुट वाला मेथड बना के रखा है, जो हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए ना, 3 मेमोरियां क्रिएट हो गई, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 एरे भी है। इनपुट कितनी लेनी है, 2, तो बस इनपुट वाले मेथड को 2 ऑब्जेक्ट से कॉल कर लो। तो एक बार कॉल करेंगे OB डॉट इनपुट, उसके बाद कॉल करेंगे OM डॉट इनपुट। तो मतलब क्या हुआ इसका, एक OB ऑब्जेक्ट की एरे इनपुट आ गई, एक OM ऑब्जेक्ट की एरे इनपुट आ गई। इनपुट लेने के बाद अब सब्ट्रैक्ट करना है, और तीसरा ऑब्जेक्ट जो था OX वाला, ये हमारा रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसको मत इनपुट ले लेना कि OX को भी इनपुट लेना है, इसमें तो रिजल्ट स्टोर करना है। सब्ट्रैक्ट वाले मेथड में हमने माइनस करके रिजल्ट स्टोर करके रखा है। किसमें रिजल्ट स्टोर करके रखा है, करंट कॉलिंग में। करंट कॉलिंग का मतलब क्या था, जो दिस बोला था हमने और करंट कॉलिंग बोला था, करंट कॉलिंग का मतलब था इस मेथड को जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे, जिस ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करोगे, रिजल्ट उसमें आ जाएगा। दिस का मतलब ये था। तो हमें OX में रिजल्ट स्टोर करना है, तो इस मेथड को OX के थ्रू कॉल कर लो, OX डॉट सब्ट्रैक्ट। क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाला मेथड कुछ मांग रहा है, A और B 2 ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो OB भेज दो पहला ऑब्जेक्ट, OM भेज दो दूसरा ऑब्जेक्ट। इससे OB वाला A पास जाएगा, OM वाला B के पास जाएगा। OX वाले ऑब्जेक्ट की एरे में माइनस होके आ जाएगी, OX वाले को प्रिंट करा दो, OX डॉट डिस्प्ले। इससे हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स OX वाली प्रिंट हो जाएगी। पब्लिक बन, क्लास बन। अगर चाहो तो पहली एरे और दूसरी एरे भी प्रिंट करानी हो, तो एक बार डिस्प्ले को OB डॉट डिस्प्ले करके कॉल करो, फिर OM डॉट डिस्प्ले करके कॉल करो। अब समझते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में से काम होता कैसे इसके अंदर। अभी हम इसको जरा हटाते हैं, A B और दिस को। जैसे ही हमने पब्लिक स्टैटिक में एक OB ऑब्जेक्ट बनाया, OM ऑब्जेक्ट बनाया, OX ऑब्जेक्ट बनाया, तो 3 मेमोरियां क्रिएट हो गई, OB नाम की, OM नाम की और OX नाम की। तीनों के पास अपनी अपनी एरे है, तीनों के पास रो है, कॉलम है, रो है, कॉलम है। वहां 3 4 भेजा हुआ है हमने, पर हम 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 की मान लेते हैं अभी के लिए। खैर, इसके बाद जब हमने OB डॉट इनपुट को कॉल करा,
तो हुआ क्या, ये वाली मैट्रिक्स पूरी इनपुट हो गई, यहाँ नंबर भर गए। फिर जब हमने om डॉट इनपुट को कॉल करा तो ये मैट्रिक्स भर गई। उसके बाद हमने इसको इनपुट नहीं लिया तो ये नहीं भरी। हमने ox डॉट सब्ट्रैक्ट को कॉल करा, ये जो ox डॉट सब्ट्रैक्ट को हमने कॉल करा तो ये जो ox थी हमारी दिस से भी डिनोट होने लगी, और ob om भेज दिया। ob और om ऑब्जेक्ट हमारे a और b के पास पहुंचे, तो इसका मतलब a ऑब्जेक्ट के पास ob का रेफरेंस आ गया और om के पास b का रेफरेंस आ गया। बस ऐसे समझ लेना कि अब a ऑब्जेक्ट ob ऑब्जेक्ट एक ही है, b ऑब्जेक्ट om ऑब्जेक्ट एक ही है, और दिस और ox एक ही है, ऐसे समझ लेना। तो अब मतलब जो ob एरे है वो a ऑब्जेक्ट से भी पॉइंट आउट हो जाएगी, और जो om एरे है वो b ऑब्जेक्ट से पॉइंट आउट हो जाएगी, और ox वाली दिस से पॉइंट आउट हो जाएगी। दो लूप चले, दिस डॉट ARR ऑफ IJ में रिजल्ट स्टोर हो रहा है, इक्वल टू लगा हुआ है, बी वाली ऑब्जेक्ट की एरे, ए वाली ऑब्जेक्ट की एरे माइनस हो गई, मतलब ये और ये माइनस हुए, इनकी जो इनपुटेड एरे थी और OX में स्टोर हो गई। इस कॉलिंग से ये हुआ मेमोरी के अंदर। इसके बाद OX डॉट डिस्प्ले हो गया, OX डॉट डिस्प्ले मतलब ये वाली एरे प्रिंट हो गई, ये पूरी सब्ट्रैक्टेड एरे भर चुकी होगी, अभी एम्प्टी रखी हुई है पर ये दोनों को माइनस करके भर चुकी होगी, और यही वाली प्रिंट हो गई, तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। अगर हम इससे पहले ob डॉट प्रिंट om डॉट प्रिंट भी कॉल करते थे तो ये दोनों एरे भी प्रिंट हो जाती। इसके बाद जरा कोर कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके अलग अलग क्वेश्चन बने जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ही उठाया है, बस उन सारे कंसेप्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान समझो, कह रहे हैं मर्ज फर्स्ट 3 वैल्यू ऑफ एरे एंड स्टोर इट इन करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं दो एरे हैं, ठीक है, क्वेश्चन हमारा जनरेट करा हुआ है, दो एरे हैं, उनके पहले तीन उठा के हमें तीसरी एरे में मर्ज कर देना है। मतलब जो तीसरी एरे वो 6 साइज की होगी, पहले तीन पहली एरे के कैच करेगी और पहले तीन दूसरी एरे के भी कैच करेगी। तो पहली एरे चाहे जितनी बड़ी हो, दूसरी एरे चाहे जितनी बड़ी हो, तीसरी वाली एरे 6 साइज की होगी, और इसके पहले तीन एलिमेंट यहाँ पे होंगे। मान लेते हैं यहाँ था 4 9 6, ठीक है, पहली एरे ये थी, दूसरी एरे ये थी, इसके तीन 4 9 6 यहाँ आ जाएगा, और इसके तीन 8 9 7 यहाँ आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमें करने को कहा है, डिफरेंट वे से हमें ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू करवाएगा। कह रहे क्लास नेम जॉइन है, एक 1D एरे है जिसका नाम है a, साइज उसका n है, कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, n को n असाइन करा गया होगा और एरे डिक्लेयर करी गई होगी, क्वेश्चन है ये सब हम चीजें बनाएंगे भी नहीं। void accept में टू इनपुट एरे, void accept नाम का मेथड बनाया गया, एरे इनपुट ली करिए। हम मेन मेथड बनाएंगे ये वाला जिसमें वर्किंग होती है। इसने क्या कहा, टू मर्ज ऑब्जेक्ट a एंड b एंड स्टोर इट इन करंट कॉलिंग। कह रहे बस a और b को मर्ज कर दो, करंट कॉलिंग में स्टोर कर दो, मतलब जो पिछला करा था उसी में है ये, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। void display टू प्रिंट, void display वाले मेथड में प्रिंटिंग करी गई होगी, पब्लिश स्टैटिक void में ऑब्जेक्ट बना के टास्क इनेबल करा गया होगा। इसको देख लेते हैं शॉर्ट से जल्दी से, एक बार लूप चला दो। कितना लूप चलाना, बस 3 तक चलाना है ना, क्योंकि हमें पहली एरे के पहले 3 इंडेक्स चाहिए, तो 0 से 2 तक चलाया। i प्लस प्लस स्टोर किस में करना है, करंट कॉलिंग में लगाना, दिस डॉट a ऑफ i इक्वल्स टू a डॉट a ऑफ i, ठीक है। दिस वाली हमारी थर्ड एरे होगी रिजल्टेंट, इसके पहले 3 पे इसका पहला 3, पहली एरे का पहले 3 आ गए होंगे। फिर लूप नचाना, int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 2, i प्लस प्लस। इस बार जो हमें भरना है वो हमें फिर से अपनी दिस वाली एरे भरनी है, पर i से अब नहीं चला सकते क्योंकि i 0 से चल रहा है। a वाली एरे के जो इंडेक्स हमें चलाने हैं वो आपकी 3 से चलाने हैं, क्योंकि यहाँ तक तो भर चुकी है ना रिजल्टेंट एरे। अब हमें 3 4 5 चलाना है ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं k, उसको दे देते हैं क्या 3, यहाँ रख देना k प्लस प्लस इक्वल्स टू भरना किससे है, b डॉट a ऑफ i। b डॉट a ऑफ i क्यों, क्योंकि इसके तो 0 1 2 ही चलाने हैं दूसरी एरे के, 8 यहाँ आ जाए, 9 यहाँ आ जाए, 7 यहाँ आ जाए। लूप का ब्लॉक खुला था बंद, void merge का ब्लॉक खुला था यहाँ बंद, काम कंप्लीट हो गया मेरा, नॉर्मल सा था ये एकदम। ये जो 3 बार लूप नाचा इसने पहली एरे के 3 मेरी दिस वाली में भर दिए। ये जो लूप नाचा इसने दूसरी एरे के 3 मेरे आगे 3 जो भर चुके थे उसके आगे 3 में भर दिए। k प्लस प्लस का यही काम था, आगे के इंडेक्स चलाने का, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक पे आ जाते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जॉइन ob इक्वल्स टू न्यू जॉइन 7 साइज का, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं ox इक्वल्स टू न्यू जॉइन, और इसको भी रैंडम साइज देते हैं 8 साइज का। 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि 3 एरे का काम था, एरे एक ही थी, ऑब्जेक्ट 3 होने वाले हैं, ob ox, और एक अपना रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे om इक्वल्स टू न्यू जॉइन, और इसका साइज हम 6 ही दे सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी एरे 6 साइज की होने वाली है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेना, ob डॉट एक्सेप्ट से पहली ऑब्जेक्ट की एरे इनपुट हो जाएगी, ox डॉट एक्सेप्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की एरे इनपुट हो जाएगी। तीसरे ऑब्जेक्ट की इनपुट तो लेनी नहीं है, बस मर्ज वाले मेथड को अगर हम तीसरे ऑब्जेक्ट से कॉल कर दें, om डॉट मर्ज, और यहाँ ob भेज दें और कॉमा लगा के ox भेज दें, तो इससे क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पास ऑन हो जाएगा, दोनों मर्ज होके om में स्टोर हो जाएंगे। मतलब दिस वाला जो है वो om है हमारा,
तो OM में रिजल्टेंट एरे स्टोर हो जाएगी। OM डॉट प्रिंट कर दो, OM डॉट शो को कॉल कर दो, एरे प्रिंट भी हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट वाली। पब्लिक बंद क्लास बंद। क्वेश्चन सेम ही है, पहले 3 मर्ज करने हैं, पहली एरे के, दूसरी एरे के, तीसरे में मर्ज करने हैं, तीसरी एरे में। क्वेश्चन एकदम सेम ही है, बस यहाँ पे देखो मेथड इन्होंने बदल दिया है। अब की क्या लगा हुआ है, यहाँ वॉइड नहीं लगा है, यहाँ ज्वाइन लगा है। क्लास का नाम भी ज्वाइन था, यहाँ ज्वाइन लगा हुआ है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये मेथड एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने वाला है, पीछे वॉइड लगा था उसमें रिटर्न नहीं था। क्या है, टू मर्ज ऑब्जेक्ट ए एंड बी एंड रिटर्न द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोला, ए और बी को मर्ज करो एंड रिटर्न द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट। दिस वाले करंट कॉलिंग का कोई यूज नहीं बताया, करंट कॉलिंग का अगर यूज नहीं बताया तो मत करना। यही चीजें कंफ्यूज करती हैं। अभी पीछे वाले में दिस का यूज करा था, उससे पीछे करा उसमें भी दिस का यूज करा था, इस वाले में दिस का कोई यूज नहीं है। ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट की एरे को मर्ज करो, रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे अब वॉइड नहीं लगेगा, ज्वाइन लगेगा, मर्ज ए और बी। पहला काम आपको यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ज्वाइन ए बी इक्वल्स टू न्यू ज्वाइन। किस साइज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही 6 साइज का ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट होगा। लूप चलाया हमने 0 से लेकर 2 तक जो भी चलाया था। उसके बाद अब दिस वाले में आंसर नहीं स्टोर करना है, ए बी जो ऑब्जेक्ट बनाया इसमें स्टोर करना है। तो ए बी डॉट ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए डॉट ए ऑफ आई 1। फिर लूप चलाएंगे, सेम लूप चलाएंगे जो यहाँ पे चलाया, फिर से यहाँ भरेंगे ए बी डॉट ए ऑफ आई, नहीं के लेना पड़ेगा, इसमें भी के लेंगे, उसको देंगे 3, यहाँ रखेंगे के प्लस प्लस, और किससे भरेंगे, बी डॉट ए ऑफ आई। खुला था बंद। उसके बाद क्योंकि यहाँ वॉइड नहीं लगा था तो अब रिजल्टेंट वाला रिटर्न करना है हमें, रिटर्न ए बी ऑब्जेक्ट। ब्लॉक खोला था, मेथड का बंद हो गया। ये इसके कंसेप्ट हैं। एक छोटी सी बात पलटी इन्होंने, दिस का काम खत्म हो गया, दिस का कोई काम नहीं करा हमने, इसमें ए बी ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें सब स्टोर करा और रिटर्न करा। अब देखो इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैसे बनेगा। बनना वैसे ही है, आपको ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कम बनाने, ऑब्जेक्ट 3 ही बनाने हैं। 2 ऑब्जेक्ट हमने रैंडम साइज के बनाए, तीसरा ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो बना लिया, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बनाना पड़ेगा। 6 साइज भेजा यहाँ से। उसके बाद OX और OY वाले इनपुट ले लो। 2 ऑब्जेक्ट इनपुट लेने के बाद अब हमें अपना मेन काम करना है, इसको मर्ज वाले को कॉल करना है। इस मर्ज वाले को कॉल करने के लिए किस ऑब्जेक्ट को यूज करा जाए, किसी को भी यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें दिस के ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ है। तो अब चाहे तुम OM के थ्रू कॉल कर लो, OY के थ्रू कॉल कर लो, OX के थ्रू कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर दिस यूज नहीं हुआ तो जिसके थ्रू भी कॉल कर लो। बस ऐसे सोच लेना कि दिस वाले का काम नहीं है तो अब कॉलिंग किसी के थ्रू भी करी जा सकती है, पर पिछले वाले में ऐसा नहीं था, आपको तीसरे वाले के थ्रू ही कॉल करना था, क्योंकि उसी में आंसर स्टोर हो रहा था, दिस में स्टोर हो रहा था। इसमें दिस में नहीं स्टोर हो रहा है, किसी के थ्रू भी कर लो, OM के थ्रू कर लो, OX के थ्रू कर लो, OY के थ्रू कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम OM के थ्रू ही कर दे रहे हैं, और यहाँ भेजा OX और यहाँ भेजा OY। क्या ये कॉल करने से OM में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्टेंट एरे आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये मेथड तो कॉल हुआ, भले ही OM के थ्रू हुआ, दिस पे कोई काम नहीं हुआ तो इसमें आंसर भी नहीं आया। इस मेथड ने रिटर्न करा AB नाम का ऑब्जेक्ट, ये जो रिटर्न कर रहा है इसमें रिजल्ट है। आपने जो इस मेथड को कॉल करा, आपको OM इक्वल्स टू आगे लगाना पड़ेगा। ये मेथड जब कॉल हुआ, इसने जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करा उसमें आंसर था, और वो रिटर्न वाला ऑब्जेक्ट हमारे OM वाले ऑब्जेक्ट ने कैच करा। OM वाले ऑब्जेक्ट में अब आंसर आया है, इस कॉलिंग से आंसर नहीं आया है। इस कॉलिंग को हम OY से भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ये यहाँ पे जरूरी था। OM इक्वल्स टू इस ऑब्जेक्ट, इस मेथड ने ऑब्जेक्ट रिटर्न करा, OM ने कैच करा। अब तुम कर सकते हो OM डॉट शो, तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। पब्लिक बंद क्लास बंद। तीसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा जाता है। कह रहे मर्ज फर्स्ट 3 वैल्यूज ऑफ एरे। सेम ही क्वेश्चन है, पहले 2 एरे हैं, पहले 3 मर्ज करना है, तीसरे वाले में स्टोर करना है। यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने चेंज करा हुआ है, फिर से सीधे यही वाला मेथड देखते हैं। ज्वाइन मर्ज, और इस बार ज्वाइन है, एक ही इन्होंने हमें ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पैरामीटर में। कह रहे टू मर्ज ऑब्जेक्ट ए एंड करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कह रहे भैया मर्ज करो, किसको मर्ज करो, ये जो पैरामीटर में ए दिया है इसको, और जो करंट कॉलिंग है हमारा उसको, एंड रिटर्न द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद जिसमें रिजल्ट है उसको रिटर्न भी करो, क्योंकि देखो आगे इन्होंने वॉइड नहीं लगाया है, ज्वाइन लगाया हुआ है। मतलब क्या है, एक ए ऑब्जेक्ट होगा उस पे एरे होगी, एक दिस ऑब्जेक्ट होगा उसमें भी एरे होगी, और हमें रिटर्न कर देना रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, एक हम ऑब्जेक्ट खुद बनाएंगे इस मेथड में, मान लो OM नाम का बनाया, तो इस एरे और इस एरे की एरेस को मर्ज करके OM में रख के रिटर्न कर देना है। मर्ज ऑब्जेक्ट ए एंड करंट कॉलिंग, ए और करंट कॉलिंग, एंड रिटर्न द रिजल्टेंट
ऑब्जेक्ट, ओएम वाले में आंसर होगा, रिटर्न करेंगे। तो इस बार दिस को, जिसमें हम लोग नॉर्मली आंसर स्टोर करते थे, इस बार दिस को भी एज अ क्वेश्चन यूज कर लिया गया है, सिर्फ लैंग्वेज से इन्होंने बात फर्क कर दी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में इन्होंने मेथड दे रखा है ज्वाइन मर्ज ज्वाइन है, वैसे हमने वहां पे लिख दिया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाना पड़ेगा जिसको रिटर्न करना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने 6 साइज का। अब मर्जिंग पे आ जाओ, लूप लगाना। कौन सा लूप? जो ही पीछे लगाया था। ओएम में हमें स्टोर करना है, तो ओएम डॉट ए ऑफ आई इक्वल टू, पहले किससे करें? ए वाले ऑब्जेक्ट से, ए डॉट ए ऑफ आई। लूप खोला था बंद, फिर से लूप कंटिन्यू करना। लूप कंटिन्यू करने के बाद एक के लेना, उसको देना क्या? 3। यहां लगाना ओएम डॉट ए ऑफ के प्लस प्लस इक्वल्स टू, किसके थ्रू करेंगे? क्या बी वाले से कर ले? बी तो है ही नहीं, क्वेश्चन ने कहा था दिस वाले से करना। ए वाले ऑब्जेक्ट की एरे भरने के बाद रिजल्टेंट वाले में दिस वाले से भरना, तो दिस डॉट ए ऑफ आई। ये लूप खुला था बंद, और रिटर्न कर दो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसमें है? रिटर्न ओएम। मेथड का ब्लॉक खुला था, यहाँ बंद हो गया। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि इस बार दिस वाले को भी एज अ क्वेश्चन यूज करा गया है। ये वाला तो था ही यहाँ पे क्वेश्चन में, और रिजल्टेंट हमारा एक जनरेट करा गया है ऑब्जेक्ट, उसको रिटर्न करा गया आखिर में। पब्लिक स्टैटिक देख लो, फिर से ऑब्जेक्ट 3 ही बनेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कम होंगे बनना। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, ओबी ओएफ ओएक्स। ओएक्स हमने 6 साइज का ही बनाया है। 2 इनपुट ले लो, ओबी वाले ओएफ वाले। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे इनपुट हो गए, ओबी और ओएक्स। अब आते हैं इसकी कॉलिंग पे। अब इसकी कॉलिंग कैसे करी जाएगी? यहाँ पे अब ध्यान रखना, हमें मर्ज वाले मेथड को कॉल करना है उस ऑब्जेक्ट से जिसमें क्वेश्चन है। मतलब मर्ज वाले को कॉल करना, एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ से भेज सकते हो जो ज्वाइन ए के पास जाएगा, तो हम पहला वाला भेज देते हैं। लेकिन इसको किसके थ्रू कॉल करना है? ओएक्स के थ्रू कर ले? नहीं कर सकते, ओएक्स हमारा रिजल्टेंट है, और दिस का यूज इसके अंदर आया हुआ है। ये देखो, दिस यूज हुआ है इसके अंदर, तो आप इसको ओएक्स के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। आपको इसको पहला वाला यहाँ से पास ऑन कर दिया है, दूसरा ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा, ओएफ डॉट मर्ज ओबी। ओएफ वाला एज अ दिस यूज होने लगेगा, मतलब ओबी ऑब्जेक्ट के पहले 3, ओएफ ऑब्जेक्ट के भी पहले 3 स्टोर होंगे यहाँ ओएम में, और रिटर्न आएंगे। रिटर्न आएंगे तो यहाँ कैच करना पड़ेगा अभी, और रिटर्न जो भेज रहा है किसमें कैच करेंगे? ओएक्स में। यहाँ लगाना ओएक्स इक्वल्स टू। अब हमारा ये कंप्लीट हुआ है, मर्ज कॉल हुआ, ओबी गया किसके पास? ए के पास। ओएफ कौन डिनोट कर रहा है? दिस वाला। यहाँ पे जो ओएम चल रहा है इसमें आंसर स्टोर होकर रिटर्न हुआ, और इस ओएक्स ने कैच करा। इसके बाद ओएक्स डॉट शो को कॉल करते हैं तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। एक बंद, क्लास बंद। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट पासिंग का। ये हमने तीनों तरीके के क्वेश्चन डिफरेंशिएट कर दिए जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जहाँ पे आईएनटी लगा होगा, वॉइड भी नहीं लगाए, क्लास का नाम नहीं लगाए, तो अब ये नॉर्मल सा मेथड है, इसमें जो वर्किंग होगी वो करेगा। बाकी आखिरी में कुछ क्वेश्चन कह रहा होगा, रिटर्न करने को कोई वैल्यू, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा आईएनटी के फॉर्म में। ऐसे यहाँ बूलियन भी हो सकता है, वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, क्लास का नाम है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग्स के ऊपर आ गए, और स्ट्रिंग में जो वर्किंग वाला फंक्शन होगा उसको देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन खुद से कर लेना। बाकी स्ट्रिंग के ऊपर भी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लो, उसमें काफी क्वेश्चन कराए हैं, प्रैक्टिस कर लो, और स्ट्रिंग का क्वेश्चन कायदे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट पासिंग और रिकर्शन को देखते हुए स्ट्रिंग सिंपल रहता है। हमने कहा डिजाइन अ क्लास सॉर्ट व्हिच एनेबल्स अ वर्ड टू अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने एक वर्ड को सॉर्ट करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मान लो बैट नाम का एक वर्ड है, तो इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करो तो ये आगे आ जाएगा, फिर बी लगेगा, फिर टी लगेगा। सॉर्टिंग करनी है वर्ड की। सीधे इसके वर्किंग मेथड देखते हैं। वर्ड अरेंज, टू अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग एनी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक। कोई भी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग लगाओ और अरेंज कर दो। सॉर्ट करने सबसे पहला काम करना, अपनी स्ट्रिंग को लोअर केस या अपर केस में कर लेना। हमने लोअर केस में कर दी। इसके बाद एक लूप चलाना, और ये कैर के वेरिएबल से चलाना। कैर आई इक्वल्स टू ए, स्मॉल ए से ले जाना, आई लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड तक। क्यों लगाया अभी बताते हैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, सॉर्टिंग हमेशा 2 लूप से होती है, सबको पता है। फिर एक और लूप चलाना, फॉर int j इक्वल्स टू 0 और j लेस देन str की लेंथ तक ले जाना। अच्छा, लेंथ इन्होंने वेरिएबल दिया है, तो लेंथ निकाल लो, यहाँ पे निकाल लेना। ठीक है, लूप जो है j लेस देन लेंथ j प्लस प्लस। यहाँ क्या करना, कैरेक्टर उठाना, कैर c इक्वल्स टू str डॉट कैर एट j। इससे क्या होगा, सारे कैरेक्टर उठते जाएंगे। और यहाँ चेक कर लेना, इफ c डबल इक्वल्स टू i, ये जो i हमारा है पहली बार में a होगा, ये लूप नाचेगा, सारे कैरेक्टर्स उठाएगा। जितनी बार भी कैरेक्टर i से मैच कर गए, मतलब a से मैच कर गए, उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेना। यहाँ एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लो z, उसको रखेंगे खाली,
यहाँ लगा देना z इक्वल्स टू z प्लस सी। j का लूप खुला था बंद, i का लूप जो खुला था ये भी बंद कर देना, काम तुम्हारा हो गया है। कैसे हुआ अभी डायरेक्ट बनाते हैं। सॉर्ट करके स्ट्रिंग z में आ जाएगी, इसको स्टोर कर देना वापस से str में, str इक्वल्स टू z, मतलब सॉर्टेड स्ट्रिंग str में ही स्टोर हो गई। मेथड का ब्लॉक खुला था यहाँ बंद। काम कैसे होगा चेक करते हैं। मान लो बैट नाम की स्ट्रिंग थी, str इक्वल str टू लोअर केस से पूरी लोअर केस में हो गई, ऑलरेडी लोअर केस में। लेन से इसकी लेन निकाल आई, लेन इक्वल टू 3। एक z नाम की स्ट्रिंग है जो कि अभी खाली पड़ी है। लूप चला कैर i इक्वल्स टू a से z तक i प्लस प्लस। j का लूप चला 0 से लेन तक j प्लस प्लस। पहली बार c इक्वल्स टू str डॉट कैर एट j ने क्या करा, पहला कैरेक्टर उठाया क्योंकि j पहली बार में 0 है। b उठाया, चेक हुआ क्या b, c में b है, डबल इक्वल्स टू i है, i में तो a है, कंडीशन गई फॉल्स। क्या स्टोरिंग हुई, नहीं हुई, नाच गया। j की वैल्यू हुई 1 हुई, तो अब की c ने क्या उठाया, अब की c ने उठाया a, है ना, पहला कैरेक्टर कैर एट j मतलब a। चेक हुआ क्या c i के बराबर, इस बार ट्रू हो गई। z इक्वल z प्लस c, क्या स्टोर हो गया z के अंदर, a स्टोर हो गया। फिर लूप टर्न मार गया, अब की c ने क्या उठाया, j की वैल्यू हो गई हमारी 2, अब की c ने उठाया हमारा t, चेक हुआ कंडीशन फॉल्स निकल गई। लूप टर्न मार के खत्म हुआ, j के लूप खत्म हो गए क्योंकि लेंथ तक पहुंच गए। अब की i के लूप ने टर्न मारा, i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू a से पलट के हो गई b। j का लूप वापस से शुरू हुआ, है ना, j का लूप वापस 0 से शुरू हुआ, j ने इस b को उठाया। चेक हुआ क्या c i के बराबर है, c में भी b है और i में भी b है, क्योंकि i का लूप भी b पे पहुंच गया है और c ने भी b को उठाया है। कंडीशन क्या चली गई, कंडीशन ट्रू चली गई। ट्रू चली गई तो अब की z इक्वल z प्लस c, मतलब कि b स्टोर हो गया। फिर लूप नाचा, c ने क्या उठाया, c ने उठाया आपका a, कंडीशन फॉल्स। फिर लूप नाचा, c ने क्या उठाया t, c ने उठाया t, फिर से कंडीशन फॉल्स, लूप खत्म। फिर यहाँ से टर्न मारा, i का लूप b के बाद ऐसे ही c पे पहुंचेगा, कंडीशन फॉल्स जाएगी, d e f ऐसे करते करते t पे पहुंचेगा। जब t पे पहुंचेगा तो यहाँ एक बार फिर ट्रू मिलेगा, और ट्रू मिलेगा z में t स्टोर हो जाएगा। तो जैसे मैं ड्राई रन बताया कुछ इस तरीके से सॉर्टिंग करना है। ये लूप a टू z सबको उठाएगा, पहली बार में a, फिर b, फिर c, फिर d, ये एक को उठाया रहेगा, ये लूप पूरे कैरेक्टर उठा डालेगा स्ट्रिंग के। तो पहली हमारी स्ट्रिंग में जितने भी a से मैच करेंगे वो z में स्टोर हो जाएंगे। फिर b हो जाएगा ये, तो फिर से पूरा लूप नाचेगा, जितने b से मैच करेंगे हमारी स्ट्रिंग में वो फिर स्टोर हो जाएंगे। तो ऐसे फिर c उठाएगा i, तो ये फिर नाचेगा, जितने भी c से मैच करेंगे वो स्टोर हो जाएंगे। तो देखा जाए तो एक तरीके से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही स्टोर हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग करना हो तो इसको z से a तक चला देना, i माइनस माइनस, बाकी सब सेम रहेगा। और सॉर्ट होने के बाद str इक्वल टू z कर देना, क्योंकि इन्होंने कोई अलग वेरिएबल दिया नहीं था सॉर्ट रखने के लिए, तो str में रख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं सीक्वेंस ऑफ फाइबोनैकी स्ट्रिंग इज जनरेटेड एज फॉलो। आपको क्वेश्चन करना है जिसमें आप फाइबो स्ट्रिंग जनरेट करोगे। कैसे बनेगी फाइबो स्ट्रिंग, आपको a और b से चालू करना है। पहले a प्रिंट होगा, फिर b प्रिंट होगा, उसके बाद b और a को प्लस करके अगली स्ट्रिंग बनेगी, मतलब बनी ba। उसके बाद ba और b को प्लस करके तीसरी बनेगी, मतलब बनी ये बैप। उसके बाद इसको और इसको प्लस करके चौथी स्ट्रिंग बनेगी, बनी ये, एंड सो ऑन चलती चली जाएगी। देखे तो यहाँ पे ये चल रही है, ये फाइबोनैकी स्ट्रिंग है एक तरीके से। इसके भी हम सिर्फ मेन फंक्शन बता देते हैं जिसमें कुछ वर्किंग है। क्लास बनाना, वेरिएबल ले लेना, एन में वो रखेंगे हम कि कितने टर्म्स तक हमें प्रिंट कराना है। एक्स में हम लोग क्या रख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में दिख रहा है एक्स में a है, y में b है, z में ba है। कंस्ट्रक्टर के बाद एक्सेप्ट में एक्सेप्ट करना है इनको, वॉइड जनरेट, मेन काम करते हैं वॉइड जनरेट में। वॉइड जनरेट में पहला काम करना एसओपी लगाना, और अपने दो तो प्रिंट ही कर देना, a और b, मतलब x प्रिंट कर देना, स्पेस देना और y प्रिंट कर देना। x प्रिंट हो गया, स्पेस आई, y प्रिंट हो गया, फिर स्पेस आ गई, दो प्रिंट हो गए, ये वाला और ये वाला। इसके बाद बाकी के लिए लूप चला देना, फॉर int i इक्वल्स टू, लूप जो चलाना 3 से चलाना, 1 और 2 से मत चलाना। क्यों नहीं चलाया, क्योंकि दो तो हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिए, तो लूप हमने डायरेक्ट 3 से चलाया। i लेस देन इक्वल्स टू रखना n i प्लस प्लस, n में नंबर ऑफ टर्म्स है कि कितने फाइबो स्ट्रिंग के टर्म्स हमें प्रिंट कराने हैं। तो अगर n में 10 है ना, तो ये 3 से चलेगा, 3 से 10 तक जाएगा, मतलब 8 बार लूप चलेगा। क्यों, दो ऑलरेडी प्रिंट करती है हमने लूप के ऊपर ही। अब आ जाओ अपनी प्रिंटिंग में, क्या करना, एसओपी। अब देखा जाए तो दो अगर हो गए तो तीसरा z में है ना, z प्लस स्पेस प्रिंट कर दी, तो इससे तीसरा भी हो गया ba। दिक्कत अब ये है कि अगर ये लूप नाचता रहा ना तो z प्रिंट होता रहा, तो ba ये बनते चला जाएगा। बट हमें क्या करना है, ba और b को प्लस करके अगली जनरेट करना है। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको शिफ्टिंग कर देनी है, x को दे देना y, y को दे देना z, और z को दे देना y प्लस x। क्या करा अभी देखते हैं। लूप खुला था बंद, जनरेट वाला मेथड खुला था, ये भी बंद, काम कंप्लीट हो गया। पहले 3 तो प्रिंट हो गया, हमने बता दिया। x के पास a था,
y के पास b था, z के पास ba था, पहले 3 प्रिंट हो गए। इससे क्या हुआ, x के पास y आ गया, मतलब x से a हट गया, x में आ गया b, y के पास z आ गया, y में से b हट गया, y में आ गया क्या, ba, ठीक है। z इक्वल टू y प्लस एक्स हो गया, y प्लस एक्स मतलब ba प्लस b, z में आ गया बैब, और लूप जब नाचा तो एसओपी से वापस z प्रिंट हो गया, मतलब कौन प्रिंट हो गई है। और यही प्रोसेस रिपीट होता हुआ अगली बार फिर x के पास y आ गया, y के पास z आ गया, z के पास y प्लस x आ गया। क्या मतलब इसका, x के पास y आने का मतलब है b हट गए, ba आ गया x के पास, y के पास z आने का मतलब क्या है, फिर से ba हट गया, बैब आ गया y के पास, और z इक्वल टू y प्लस एक्स हुआ तो प्लस हो गए y और x, z के पास ये आ गया, लूप नाचा एसओपी से z प्रिंट हो गया, मतलब ये भी प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही करते करते एंड सो ऑन पूरी हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। पब्लिक स्टैटिक बनाना नॉर्मल फंक्शन वाला है, कॉलिंग वॉलिंग कर देना जैसे बोली हो। तो ये हमने रिवीजन करा दिया आपको पूरी प्रोग्रामिंग का, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना स्ट्रिंग के, बाकी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के, स्ट्रिंग के, रिकर्शन के, तो उस पर वीडियो आ जाएगी आगे। सैम्पल पेपर जरूर चेकआउट कर लेना।